हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था का अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पादप की यात्रा सामान्यतः बीज के अंकुरण से आरंभ होती है। उचित पोषण से बीज नवोदिबद्ध बन जाता है और फिर तरुण पादप में विकसित हो जाता है। यह यात्रा कुछ विशिष्ट परिवर्तनों द्वारा चिन्हित होती है। इनमें से कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे उसकी ऊंचाई में वृद्धि, अधिक पत्तियों एवं फलों, नए बीजों का विकास, इन बीजों से नए पौधों का उगना। इसकी संभावना न के बराबर है कि नवोद्भिदों में अंकुरण के तत्काल बाद ही बीज उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाए। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होने के लिए उसे बड़ा और परिपक्व होना आवश्यक है। इसी प्रकार जंतुओं को भी जनन करने से पूर्व बड़ा और परिपक्व होने की आवश्यकता होती है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, जिन्हें सेने से बच्चे निकलते हैं, जबकि अन्य जंतु जैसे मनुष्य शिशुओं को जन्म देते हैं। दोनों ही स्थितियों में वे क्रमशः क्रमिक वृद्धि से समय के साथ विकसित होते हैं। मनुष्य की जीवन यात्रा को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। प्रत्येक व्यक्ति इन अवस्थाओं का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास गति की दर के अनुसार करता है और हर व्यक्ति में प्रत्येक अवस्था की समयावधि अलग-अलग हो सकती है। शैशवावस्था से वयस्क अवस्था तक हमारे शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु तक अधिकांश परिवर्तन लंबाई और भार से संबंधित होते हैं। इसके पश्चात अन्य स्पष्ट परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं, जो किशोरावस्था के आरंभ होने को इंगित करते हैं। यह द्रुत वृद्धि और विकास की अवधि है, जो विशिष्ट रूप से 10 से 19 वर्ष की आयु की अवधि में होती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर वयस्क होने के लिए तैयार होने लगता है। अधिकांश सजीवों की भांति मानव शिशु भी जन्म के तत्काल बाद जनन नहीं कर सकते हैं। जनन करने में सक्षम होने के लिए मानव शिशु के शरीर की वृद्धि कर परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। मनुष्य जैसे जैसे वृद्धि और विकास करते हैं, वे महत्वपूर्ण शारीरिक, संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और जनन करने की क्षमता अर्जित करते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन अत्यंत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जबकि अन्य आंतरिक रूप से होते हैं और ये दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इस अध्याय में आप किशोरावस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसका महत्व समझेंगे और यह सीखेंगे कि इस अवस्था का दायित्वपूर्ण निर्वहन आप कैसे करेंगे। 6.1 आयु के साथ वृद्धि, किशोर वय के वर्ष। ग्रीष्मकाल के दौरान वेंकटेश अपने नाना नानी के घर गया। जैसे उसने घर में प्रवेश किया, तब उसकी 12 वर्षीय ममेरी बहन देवयानी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ती हुई आई। और देवयानी क्या कह रही है? अरे वाह वेंकटेश, आपके चेहरे पर तो अब हल्की मूछें आ गई हैं। अरे, आपकी आवाज भी बदल गई है। वेंकटेश कहता है, तुम भी कितनी लंबी हो गई हो देवयानी। आइए वेंकटेश और देवयानी के मध्य हुई इस रुचिकर परिचर्चा को समझने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 6.1 आइए चर्चा करें। एक पात्र और कुछ कागज की पर्चियां लीजिए। उन परिवर्तनों को पर्ची पर लिखिए जो आप कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों में देख सकते हैं। ये लंबाई, बल, व्यवहार अथवा किसी अन्य पहलू से संबंधित हो सकते हैं। पर्चियों पर विद्यार्थी अपने नाम न लिखें। पर्चियों को मोड़कर पात्र में रखिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों से प्राप्त पर्चियों को मिला दीजिए और एक एक करके इन्हें खोलिए। पर्चियों के ऊपर लिखी जानकारियों के आधार पर कक्षा में विद्यार्थियों से इन परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। पर्चियों पर लिखे अनुसार विद्यार्थियों में सामान्यतः दृष्टिगत परिवर्तन कौन से थे, इन्हें तालिका 6.1 में सूचीबद्ध कीजिए। ये देखिए बच्चों, तालिका 6.1 वृद्धि, बड़े होने के दौरान होने वाले सर्वाधिक सामान्य परिवर्तन। ये क्रम संख्या है, ये परिवर्तन है और ये आपके अवलोकन। लंबाई और कद, आपको अपना अवलोकन यहां लिखना है। भार और बल और स्वरूप,
इसके अलावा भी अन्य कोई परिवर्तन हो तो आप लिख सकते हैं। क्या आपने भी इनमें से कुछ परिवर्तनों का अनुभव किया है? यदि हाँ, तो इसका कारण यह है कि आप भी क्रमिक रूप से इस अवस्था में पहुंच रहे हैं। यह अवस्था लगभग 10 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक बनी रह सकती है। यह प्रायः बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के मध्य विकास की अवस्था है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। तालिका 6.1 का विश्लेषण करने पर आपने संभवतः निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा होगा। लंबाई या कद का बढ़ना। जन्म के साथ ही हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है, जिसमें लंबाई या कद का बढ़ना सम्मिलित है। तथापि किशोरावस्था के दौरान लंबाई में वृद्धि अधिक स्पष्टता दिखाई देती है। शरीर की संरचना में परिवर्तन, भार और बल में वृद्धि। लड़कों में वृद्धि के समय लंबाई के साथ साथ उनके भार में वृद्धि होती है तथा उनका सीना और कंधे थोड़े चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों के शरीर में भी लंबाई और भार में परिवर्तन होते हैं तथा अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे स्तनों का विकास। आवाज में परिवर्तन। किशोर वय लड़कों में वाक् यंत्र की वृद्धि होने से उनकी आवाज भारी हो जाती है। वाक् यंत्र हमारे गले में स्थित एक संरचना है जो हमें बोलने में सहायता करती है। इस वृद्धि को गले के क्षेत्र में एक उभार के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे कंठमणि यानी कि एडमस एप्पल कहते हैं। यद्यपि यह सभी व्यक्तियों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। किशोर वय लड़कियों में भी वाक् यंत्र विकसित होता है, परंतु वह लड़कों के वाक् यंत्र जितना बड़ा नहीं होता, जिससे उनकी आवाज में बहुत कम परिवर्तन होता है। शरीर के विभिन्न भागों में बालों का दिखना। लड़के और लड़कियों दोनों अपने शरीर के विभिन्न भागों जैसे बगल में और जंघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि का अनुभव करते हैं। लड़कों में प्रायः चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जो बाद में उनके वयस्क होने की और अग्रसर होने पर दाढ़ी मूंछ में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ लड़कों में सीने और पीठ पर भी बाल विकसित हो सकते हैं, जबकि कुछ लड़कियों में बालों की स्पष्ट वृद्धि नहीं होती। बालों के आने के स्थान एवं समय में भिन्नता होना पूर्णतः सामान्य है। चेहरे की त्वचा में परिवर्तन, मुहासे निकलना। किशोरावस्था के वर्षों में होने वाला एक अन्य सामान्य परिवर्तन एक्ने नामक त्वचा संबंधी स्थिति है, जिसमें छोटे लाल मुहासे दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः चेहरे पर दिखाई देते हैं। एक्ने किशोरावस्था में त्वचा से होने वाले तैलीय स्रावों के बढ़ने के कारण होता है, जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध करके संक्रमण कर सकता है। एक्ने एक स्थिति है और मुहासे होना उसकी अभिव्यक्ति है। स्मरण रखने योग्य प्रमुख तथ्य। परिवर्तन चाहे लंबाई या कद में हो, आवाज में हो अथवा चेहरे के बालों में हो, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न व्यक्तियों में इन परिवर्तनों का समय, उनकी प्रकृति और उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ये भिन्नताएं पूर्णतः सामान्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति किशोरावस्था का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास की दर के अनुसार करता है। इसकी समयावधि भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। अब हम किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तनों को समझ गए हैं, विशेष रूप से ऐसे परिवर्तनों को जो सरलता से दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं जैसे आवाज में परिवर्तन, लड़कों में चेहरे और सीने पर बालों का उगना और लड़कियों में स्तनों का विकास होना जनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं है, परंतु ये विशेषताएं स्त्रियों और पुरुषों के मध्य अंतर करने में सहायक होती हैं। इस कारण से यह द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहलाती हैं। द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं वे प्राकृतिक संकेत हैं जो ये दर्शाते हैं कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए तैयारी कर रहा है। ये यौनारंभ को चिन्हित करती है। यौनारंभ वह अवस्था है जिसमें किशोर के सभी बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे वह जनन करने में सक्षम एक वयस्क व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। 6.2 जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन। किशोरावस्था की पहचान न केवल शारीरिक रूप से परिलक्षित परिवर्तनों द्वारा होती है, अपितु आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन जनन में सम्मिलित विभिन्न संरचनाओं की परिपक्वता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही क्रमिक रूप से इन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और
ये परिवर्तन बड़े होने के सहज यानी स्वाभाविक भाग हैं। किशोरवय लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन आर्तव चक्र यानी ऋतु चक्र का आरंभ है। यह प्रति 28-30 दिन में होता है और इसे प्रचलित रूप से माहवारी यानी पीरियड्स कहते हैं। कई स्वस्थ लड़कियों में ऋतु चक्र 21 से 35 दिन का हो सकता है, जो सामान्य अवधि 28 से 30 दिन से कम या अधिक हो सकता है। ऋतु चक्र एक प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अच्छे जनन स्वास्थ्य के संकेतों में से एक है। चक्र का वह चरण जिसमें शरीर से रक्तस्राव होता है उसे मासिक धर्म कहा जाता है। इस चक्र की अवधि 3 से 7 दिनों तक की हो सकती है। कुछ लड़कियों को इन दिनों में पेट के निचले भाग में दर्द या कष्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य मासिक धर्म स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है, जो किसी स्त्री के जीवन में जनन क्षमता के अंत को चिन्हित करता है। मासिक धर्म के बारे में मिथकों को तोड़ना। मासिक धर्म के विषय में अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें लड़कियों को प्रायः अनावश्यक डर, लज्जा, यहाँ तक कि अपराध का बोध भी होता है। इन धारणाओं ने कुछ मिथकों और वर्जनाओं को जन्म दिया है। ऐसे मिथकों और वर्जनाओं में ऋतुस्राव लड़कियों को अन्य परिजनों से अलग रखना दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलन में है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इन मिथकों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मासिक धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके हम महिलाओं के अच्छे जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझने में समाज की सहायता कर सकते हैं और महिलाओं के द्वारा एक स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। किशोरावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन या जनन क्षमता से संबंधित परिवर्तनों के बारे में ही नहीं है, अपितु इसमें संवेगात्मक तथा व्यवहारगत परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। आइए हम इन पर चर्चा करें। 6.3 किशोरावस्था में संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.2 आइए सूची बनाएं। कुछ समय लेकर सोचिए और बताइए कि क्या आपके या आपके साथियों के संवेगों में और व्यवहार में विगत 1 या 2 वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन रोमांचक, भ्रामक अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आइए हम तालिका 6.2 में कुछ ऐसे संवेगात्मक परिवर्तनों और उनके कारण व्यवहार में होने वाले संभावित प्रभावों का एक सकारात्मक वृद्धि और विकास के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। तालिका 6.2 संवेगात्मक परिवर्तन व्यवहार पर उनके संभावित प्रभाव तथा सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रभाव। आइए इस तालिका को ध्यानपूर्वक देखें। मुख्य संवेगात्मक परिवर्तन वो है मनोदशा में बारंबार परिवर्तन, व्यवहार पर संभावित प्रभाव, संगीत, नृत्य या खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी। इसके बाद सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार, आत्म अन्वेषण और ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होना जो रचनात्मकता और नवाचार को जन्म दे सकती है। इसके बाद अगला देखते हैं प्रबल संवेग। इसमें व्यवहार पर क्या प्रभाव है? संवेदनशीलता में वृद्धि होती है और इसमें सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकार में है दया भाव, सामाजिक कार्यों में भागीदारी। इसके अलावा आप अन्य भी यहाँ लिख सकते हैं। तालिका 6.2 पर चर्चा करते समय आपने किशोरों में विविध व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में प्रायः बाल्यावस्था की तुलना में संवेग अधिक प्रबल होते हैं। ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे वंचितों और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने हेतु सामाजिक पहल करना या उनमें सम्मिलित होना अथवा नए क्षेत्रों में गहरी रुचि विकसित करना। यह समझना कि हमारे संवेग किस प्रकार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं तथा ये हमें अपेक्षाकृत अधिक अच्छे विकल्पों के चयन में और परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझकर प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है। आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।